Hello everyone. We'll start the 12th biology from the basic topic that is the reproduction, right? जब हम आज की लाइफ में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं, we see a lot of plants, animals and मतलब सारी जगह कुछ ना कुछ है. I'm not talking about the non-living organisms, but yes, when we talk about the living organisms, इतने सारे जो लोग हैं वो आए कहाँ से, ठीक है? तो आए कहाँ से, उस प्रोसेस को अगर हम नाम करें तो दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है? अपन को वो टर्म ही बहुत कुछ समझा देता है कि रिप्रोडक्शन, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका वापस प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, बनाना उसको. अगर एक इंसान एग्जिस्ट कर रहा है तो वो वापस बन रहा है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कह देंगे. ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके हिसाब से अपन चलते हैं कि इस प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसी को हम आगे जाके और आगे बढ़ा रहे हैं उसको वापस प्रोड्यूस करके, ठीक है? हर इंसान का अगर अपन देखें तो एक बेसिक लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन की अगर अब हम डेफिनेशन की बात करें तो जो पीरियड, मतलब जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो उसका पीरियड होता है उसको अपन लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है? पीरियड of birth to death, natural death, okay, of an organism. तो वो पीरियड जो बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक अगर हम उस फेस को अगर नेम करना चाहें तो हम उसको लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में काफ़ी डिफरेंट होते हैं. जैसे हम अगर कछुओं को देखें, ठीक है, तो उनकी उम्र कोई सालों साल होती है. कोई 150 साल जीता है, कोई 500 साल जी रहा है. लेकिन अगर अपन एक हमारी एज देख लेंगे, एक बेसिक ह्यूमन की एज देख लेंगे तो वो होगा अराउंड 70 to 80 ईयर्स, जो एवरेज मैं बता रही हूँ. जिन लोगों की किस्मत ज़्यादा अच्छी होती है वो ज़्यादा भी जीते हैं, बट या एक एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और डिफरेंट एनिमल्स का अलग अलग होता है. यही हम डॉग्स की बात करेंगे तो वो 10 साल तक या 8 से 10 साल तक बेसिक जीते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है? अब अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात पे वापस आए तो उस लाइफ स्पैन के बाद अगर जब ये लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है इंसान का तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाए. हमको इस एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाने के लिए, इस जो अर्थ है, जो भी प्लैनेट है, इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी नेसेसरी प्रोसेस, ठीक है? कि सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स जब बैलेंस में प्रेजेंट होंगे इस दुनिया में तभी ये एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें बैलेंस में हो पाएंगी, ठीक है? अगर हम देखते हैं कि एक भी साइड पे अगर कोई चीज़ें ज़्यादा कम हुई तो उसका एनवायरनमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है? अब अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वाइज बात करें तो
रिप्रोडक्शन होता क्या है? इट इज अ biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी बेसिक है और ये खुद कह रही है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, इसमें क्या होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अपन उसको इसलिए कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, बी इट एल्गी, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग्स, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, राइज देते हैं, जो कि उनके जैसे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान कुत्ते को जन्म दे रहा है, इंसान को जन्म दे रहा है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी कभी क्वेश्चन आता है या कभी भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन दैट सिमिलर टू इटसेल्फ. अपन कभी इतना लोड नहीं लेते कि क्या है क्या नहीं है, बस बोल देते हैं कि हमको पता है, वी नो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, कि जिसमें वापस लोग अपने जब लोग अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इज सिमिलर टू इटसेल्फ. ओके, ये प्रोसेस चलता रहता है. इट इज़ रिप्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस भी से. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो इसने यंग वंस को राइस दे दिया, मतलब यंग्स वन को प्रोड्यूस कर दिया. अब ये ऑफ स्प्रिंग है, ये ग्रो करेगा. ठीक है, मैच्योर होगा और अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने न्यू वंस को जन्म देगा. ठीक है, बाय ग्रो वी मीन्स कि वो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसका मैच्योरेशन फेज आ जाएगा, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, के हाँ अब वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, उसके बाद वो भी क्या करेगा, अपनी ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा. तो ये साइकिल चलती रहती है. ठीक है, बस इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एक साइकिल है बर्थ, ग्रोथ और डेथ की. ठीक है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. इंसान पैदा होता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और मर जाता है. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इसका सिग्निफिकेंस है क्या कि क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत ज़रूरी है उस स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, बहुत ज़रूरी है इस एनवायरनमेंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो. तो इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे. तो अगर हम रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि इनेबल्स continuity
of species from generation to generation। ठीक है, ये क्या करता है कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब सीजनल कुछ जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता, जो एनिमल्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब उनकी जो रिप्रोड्यूसिंग वाला जो टाइम होता है रिप्रोडक्शन वाला वो सीजन्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जैसे कि वो इंसान जो वो ऑर्गेनिज्म जो है किस हैबिटेट में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से हम मीन करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया सीजनल ब्रीडर्स वाली चीज़ होती है। तो अंदर जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या अपने बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें उस ड्यूरेशन में उस रिप्रोडक्शन जो फेज़ होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक के बस पैदा हुआ, रिप्रोड्यूस किया, मर गया, नहीं, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों पे और भी डिपेंड करती है। तो रिप्रोडक्शन अगर अपन बेसिकली, वैसे देर आर मैनी फैक्टर्स, लेकिन बेसिक अगर दो अपन फैक्टर्स देखें तो वो जो उसका आउटर एनवायरनमेंट है और जो उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, जो इसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फैक्टर्स इफेक्टिंग मेन तो क्या हो जाएगा, इंटरनल फिजियोलॉजी, and habitat in which the organism is present। ओके, अब हम आ जाएंगे इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल अपने यंग वंस को जन्म देता है, यंग वंस को बनाता है जो कि उससे सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि भाई ये जो स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी को एनेबल कर रहा है, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रख रहा है जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग। तो देयर आर मैनी, लेकिन सम ऑफ बेसिक ऑफ देम आर लाइक इंटरनल फिजियोलॉजी, जो इंसान के अंदर के प्रोसेसेस हैं जो कि ज़रूरी है उस रिप्रोडक्शन को करने के लिए, और जो उसका आउटर हैबिटेट है जहाँ पे इंसान रह रहा है, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहाँ पे उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। देयर आर टू टाइप्स। ओके, okay, we will not do it like that। किसकी बेसिस पे है पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट of one or two parents। ठीक है, it is divided into two types। First one is the asexual one, second one
इज द सेक्सुअल वन, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल भी हो सकता है और 2 पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि विद एंड विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स, ठीक है। जो बेसिक चीज़ है जो एसेक्सुअल को सेक्सुअल से अलग करती है इज कि इसमें गेमेट्स का फ्यूजन होता है विच डज नॉट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। When offspring is produced by a single parent, okay, with or without the involvement of gamete formation, okay, when offspring is produced by a single parent with or without involvement of गेमीट फॉर्मेशन, ठीक है। जब एक सिंगल पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है जिसमें गेमीट फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जिसमें ऑपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। सेम सेक्स का जो इंडिविजुअल है वो ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू वन अनदर and are exact copies of their parents, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग्स इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जो भी यंग वंस इस एसेक्सुअल इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के मीन्स से प्रोड्यूस होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से और एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। सपोज दिस इज द पेरेंट, राइट। इसको हम सपोज मान लेते हैं कि पेरेंट है, तो जो इसका ऑफस्प्रिंग बनेगा, जैसे 2 ऑफस्प्रिंग बने तो वो बिल्कुल सेम होंगे, वो अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर हैं और वो एक दूसरे से भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो उनका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका, वो सारा सेम ही तो पेरेंट्स से आया है। अगर डिफरेंस आएगा भी तो कैसे आएगा? जब हम हमेशा बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इंसान का, वो उसका मतलब जो आइडेंटिटी है वो डिफाइन करता है बेसिकली कि इंसान क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। लेकिन
इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल का चेंज होता ही नहीं है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सपोज, तो उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 जेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो मिलके थर्ड जेनेटिक मटेरियल को जन्म देते हैं, जिसमें मम्मी और पापा, जो कि अगर अपन बेसिक टर्म्स में ले लें तो उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल होता है इन्वॉल्व, और फिर उनका जो बच्चा होता है उसका जेनेटिक मटेरियल बनता है। तो उस वजह से उनमें डिफरेंसेस आ जाता है कि थोड़ा उसका कैरेक्टर, थोड़ा उसका कैरेक्टर, और फिर जो आगे बनेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इस केस में तो मम्मी भी यही और पापा भी यही, तो जो जेनेटिक मटेरियल इसका होगा सेम टू सेम वो जेनेटिक मटेरियल इसका और इसका भी होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल हो रहे हैं। और अभी जब अगर मैं आइडेंटिकल की बात कर रही हूँ तो ये मॉर्फोलॉजी वाइज आई एम टेलिंग यू, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे, जो अगर जेनेटिकली भी सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ, उनको हम क्लोन बोलेंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स दैट आर सिमिलर genetically as well as morphologically, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं उसको अपन क्लोन बोलते हैं। उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो अलग कैसे है, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉमन अमॉन्ग simple organisms, plants and animals, okay। जो रिलेटिवली सिंपलर प्लांट्स हैं और रिलेटिवली सिंपलर एनिमल्स हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। अब जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा है। जैसे हम 11th में पढ़ते हैं एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम्स, तो वी नो कि प्रोटिस्टा और मोनेरा काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखना चाहें तो प्रोटिस्टा और मोनेरा, जो कि काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल डिवीजन से ही डिवाइड करते हैं। उनमें कोई अलग से कोई बहुत स्पेशलाइज्ड कोई प्रोसेस नहीं होता जिससे वो डिवाइड करके अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाते हैं। सेल डिवीजन जो कि अपना एक बहुत बेसिक प्रोसेस है, इज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। एक सेल बना, उससे 2 और सेल बने और सिंपल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, इसलिए आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। जैसे सेल डिवीजन है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मेथड जिसमें नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा का जो बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो सेल डिवीजन होता है। सेकेंड वुड बी बाइनरी फिजन। इसका अपन टर्म वाइज देखते हैं। बाइनरी मीन्स 2, ओके। फिजन मीन्स
स्प्लिट होना, सेपरेट होना। फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन ऑलवेज मीन्स दो चीज़ों का साथ आके मिलना, फ्यूजन ऑलवेज मीन्स चीज़ों का सेपरेट होना। ओके, इट इज प्रेजेंट इन अमीबा। Amoeba reproduce by binary fission. We have a very good diagram in the NCERT in which an amoeba is present and the genetic material. जिस इंटरनल फिजियोलॉजी वगैरह की बात कर रहे थे, ये छोटे लेवल पे ये भी होती है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें हम सेल डिवीजन में और आगे फर्दर स्टडीज़ में बात करेंगे। ओके, ये स्टार्टिंग का सेल था, फिर धीरे धीरे ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ये जो इनका मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, ये सेम इसी सेल का मटेरियल है, सेम सेल का, ठीक है। इन लोगों ने बस खुद को डबल कर दिया, अपनी चीज़ों को डबल कर दिया, ये यहाँ से बीच में स्प्लिट कर दिया और ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, इसलिए इट इज टर्म्ड एज बाइनरी फिजन, ठीक है। ये दोनों स्प्लिट हुए और दो में स्प्लिट हुए, इसलिए इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स से और आइडेंटिकल है एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल और सारा कुछ सेम है। अब we'll talk about one more type of cell asexual reproduction, that is budding. बडिंग, बड का मतलब क्या होता है? बड इज अ बेसिक प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस मतलब आउट ग्रोथ है, जैसे सपोज ये और इस पे ये प्रोट्यूबरेंस, इससे ये बाहर, इससे ये आउट ग्रोथ आई है, तो ये बड है। बड वी कैन से इज अ प्रोट्यूबरेंस एंड आउट ग्रोथ, ठीक है, प्रोट्यूबरेंस स्लैश आउट ग्रोथ वी कैन सी के से, ओके। तो बडिंग is the reproductive procedure in yeast organisms, okay? yeast में जो होता है वो budding is the process जिससे yeast reproduce करता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने एक बड तैयार किया, ठीक है, बड वहाँ पे ग्रो किया, सेल ग्रोथ यहाँ पे हुई, सेल ग्रोथ से ये प्रोट्यूबरेंस बना, यहाँ पे ये ग्रो करके मैच्योर हुआ, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे कैसे रहा और ये बड उससे डिटैच हुआ, ये ग्रो किया, डिटैच एंड डिटैच देन ग्रो, ठीक है, और दिस इज द पेरेंट, ओके, दिस इज द बड, डिटैच्ड बड। ये आगे आके ये अभी भी पेरेंट है, ठीक है, और ये जो इसका ऑफस्प्रिंग था
is now grown up into a new individual. ओके इसमें कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं था, सेम ऑर्गेनिज्म, इसी के यहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा हुआ, इसने एक आउटग्रोथ बनाई, इसने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बड बोला, बड ने यहाँ से ग्रो किया, ठीक है, ग्रो करके ये डिटैच हुआ, इससे डिटैच होके फेवरेबल इन्वायरमेंट जब उसको मिला तो उसने अपने पेरेंट सेल जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग, एक न्यू इंडिविजुअल बना दिया, सॉरी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग था उसने खुद को ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल में एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब जो मेंबर्स हैं मतलब प्लांट किंगडम के, जो कि है फंजाई और प्लांट्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स में भी अगर हम काउंट करें तो एल्गी है जैसे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है। मेंबर्स ऑफ plant kingdom such as algae and plants reproduce through specific asexual structures. Okay, we'll talk about them matlab in an order now. Okay, one more thing that I want to mention, NCERT में it is not given in this much detail, but we'll be discussing it in a bit detail, right? जब हम देखेंगे बुक में तो इट इज़ रिटन के जो प्लांट्स और एल्गी के जो ये मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ नाम मेंशन है, लेकिन वी शुड नो के व्हाट थिंग्स आर, राइट, वी आर नॉट गोइंग इट टू लाइक अ लॉट ऑफ डिटेल, बट एटलीस्ट अगर आपको नाम पता है तो आई बिलीव आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। अगर हम उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम्पल zoospores, right, conidia, buds and gemmules. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन जूस्पोर्स की बात करें तो जूस्पोर्स होते क्या हैं, ठीक है, ये क्या होता है, मोटाइल मीन्स मूविंग, ये क्या कर सकते हैं कि मूव कर सकते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल मीन्स मोशन, मोटाइल मीन्स मोशन, ठीक है, कि वो मूव करते हैं या नहीं, मूवमेंट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब दे आर केपेबल ऑफ डूइंग द मूवमेंट, ठीक है, मोटाइल होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। दे आर मोटाइल मीन्स दे आर केपेबल ऑफ द मूवमेंट एंड दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनके पास क्या होता है, you can see the diagrams from the book, but I'll draw a basic diagram. Suppose this is a zoospore, it has flagella in it, okay,
एज वी नो कि सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है दैट हेल्प्स द सेल टू मूव, फ्लैजुला, पिलाई एक्सेट्रा. तो दिस जूस्पोर हैज अ फ्लैजुला दैट हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट. ओके, इसलिए मतलब इसकी इसी कैटेगरी की सॉरी प्रॉपर्टी की वजह से कि दैट इट कैन मूव, इट इज ऑल्सो नोन एज swarm spore. Swarm spore. ओके, तो ये है बेसिक ऑफ जूस्पोर्स. अब ये जूस्पोर्स हमको मिलते किस में हैं? तो ये प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में वी फाइंड देम. प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, etc. Okay, this is the basic about the zoospores. Now if we talk about the conidia, तो ये भी क्या होता है कि asexual spores होते हैं, but in this case कॉनिडिया क्या होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं. दे आर नॉट केपेबल ऑफ द मूवमेंट, राइट. ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये जहाँ है वहीं है, स्टिल है, दे डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट. ओके, सो नॉन मोटाइल. asexual spores, this is same here. Okay, these are कॉनिडिया को हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन की वजह से बनते हैं. ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस हमने देखा है 11th क्लास में. तो जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है कॉनिडिया उसके थ्रू फॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं, और एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर्स भी. ओके, also known as mytospore. Okay, asexual chlamydospore, इसमें देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक हैप्लॉइड पेरेंट, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इफ यू नो के हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेक्सुअल क्रोमोसोम. ठीक है, एक एन इज ओनली प्रेजेंट इन हैप्लॉइड, और जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो मदर से आता है, एक जो फादर से आता है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो जनरली हैप्लॉइड ही होते हैं क्योंकि टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. तो एक हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड पेरेंट से दो हैप्लॉइड सेल, न्यू सेल बनते हैं. ठीक है, एक हैप्लॉइड पेरेंट यहाँ दो हैप्लॉइड सेल्स को बनाता है. ठीक है, फिर ये जो सेल्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में आके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, इनका अगर अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आई राइट द एग्जाम्पल हियर.
पेनिसिलियम, ओके। अब हम बात करेंगे बड्स की। बडिंग आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, क्योंकि अभी जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बडिंग हाइड्रा में कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बड्स होते हैं क्या है, विल डिस्कस दैट। बाय द वे हाइड्रा इज अ टाइप ऑफ यीस्ट, ओके। तो बडिंग क्या होता है कि एक छोटा सा बल्ब होता है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि मतलब एक प्रोट्यूबरेंस होता है, ठीक है, अपने पेरेंट सेल से जो बाहर आ रहा होता है। बडिंग में जो पेरेंट सेल होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे, एक स्पेसिफिक जगह पे जब ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, जब ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो इट matures it gives rise to an outgrowth or a bulb like structure that we call the bud, ठीक है। जब वो जो टाइनी बड जो वहाँ पे उस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करता है कि मैच्योर होता है पूरी तरह से, फिर वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिंपल पेरेंट सेल है। आई एम राइटिंग इट इन अ फ्लो चार्ट मैटर, और मैं साथ साथ बोल रही हूँ, अगर आप उसको लैंग्वेज में भी बाद में नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बट मैं फ्लो चार्ट मैनर में लिख रही हूँ तो इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। बड होता क्या है, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बनता क्या कैसे है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म increased cell division at one site, okay, which then gives rise to a outgrowth, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बड, जो कि वहाँ मैच्योर होगा, फिर खुद को पेरेंट सेल से डिटैच कर लेगा और बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर लेगा, ठीक है। अब जो फोर्थ पार्ट होगा दैट वुड बी गेम्यूल्स, ठीक है। हम देखते हैं कि गेम्यूल्स जो होते हैं वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जरिया है, ठीक है। ये हमको मिलते हैं स्पॉन्जेस में। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, ओके। अभी हमने बडिंग की बात की थी। बड्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नल आउटग्रोथ्स होते हैं किसी भी या मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म बडिंग से रिप्रोड्यूस कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जो ये प्रेजेंट होंगे, आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होगी, उसको हम बडिंग बोल देते हैं। लेकिन जो गेम्यूल्स होते हैं वो इंटरनल बड्स होते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड। इसलिए ये एक तरह के इंटरनल बड्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड। ये भी ये बहुत सारा एक मास ऑफ सेल होता है। जब हम इसको बडिंग से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों है बडिंग ही, लेकिन बेसिक जो डिफरेंस आता है इसमें दैट इज द इंटरनली कौन सा प्रेजेंट है और एक्सटर्नली कौन सा प्रेजेंट है। गेम्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड बडिंग अपन जनरली एक बड से रेफर करते हैं, लेकिन जब हम गेम्यूल्स की बात करेंगे तो ये एक मास ऑफ सेल्स होता है। ये सिंगल सेल नहीं है, ये रिप्रोड्यूस करके ये सेल डिवीजन के थ्रू एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं काफ़ी सारा, एंड दे आर रेफर्ड टू एज गेम्यूल्स, ओके।
फिर हर एक बर्ड, हर एक इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है, हर एक गेम्यूल जो होता है वो एक नए इंडिविजुअल को राइस देने का केपेबल होता है. ईच एंड एवरी गेम्यूल इज केपेबल टू गिव राइस टू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हीं सारे जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को यूज़ करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इस चीज़ में, सारी इन चीज़ों में एक चीज़ हमेशा कॉमन होगी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल ऑर्गेनिज्म. सॉरी, क्योंकि कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे पेरेंट का होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग का होगा एंड सो ऑन. इसी वजह से जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो इससे ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट सेल से भी सिमिलर होते हैं. दिस इज़ द रीज़न नाउ यू नो कि इसमें जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसी का एक हिस्सा है और सिर्फ उसी का हिस्सा और किसी का नहीं, जो कि आगे जाके एक नए ऑर्गेनिज्म को राइज दे रहा है. इसमें किसी भी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये सारे एक दूसरे से सिमिलर होंगे और कुछ भी जेनेटिकली उसमें चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ